अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, आज मैं आपको इंस्पेक्टर नियाज खोसा की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। वो चांद रात थी, सुबह ईद सईद थी। मैं चंद ज़रूरी काम निपटाने के सिलसिले में थाने में मौजूद था। हर चांद रात को मैं मीना बाज़ार में पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया करता था, क्योंकि यहाँ ख़वातीन की चूड़ियाँ और दूसरी चीज़ें फ़रोख्त होती थीं और यहाँ ख़वातीन का ही बहुत रश होता था, यानी इनकी ड्यूटियाँ लगाता था। मनचले नौजवान ख़वातीन के साथ शरारतें करते थे और हम इन्हें हवालात की सैर करवाते थे। इस रोज़ मैं कुछ कागजात पर साइन कर रहा था कि कांस्टेबल वज़ीर मेरे कमरे में दाखिल हुआ और सल्यूट करके गोया हुआ, सर, कत्ल की एक इत्तला आई है। मैंने कलम रोककर वॉल क्लॉक की तरफ देखा। रात के 11:30 बज चुके थे। काम के दौरान मुझे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। वो ग़ालिबन जुलाई के आखिरी अय्याम थे और गर्मी अपने उरूज पर थी। भाई, ज़रा इत्तला लाने वाले बंदे को तो भेजो, मैंने कलम रखकर कुर्सी की पुश्तगाह से टेक लगाते हुए कहा। कुछ देर के बाद एक की बजाय 2 बंदे मेरे सामने मौजूद थे। एक खूबरू नौजवान था। उसने शायद आज ही शेव की थी। रंग गोरा, आंखें भूरी थीं, हल्की हल्की मूछें उसकी मर्दाना वजाहत में इजाफा कर रही थीं। उस वक्त वो परेशान लगता था। दूसरा अधेड़ उम्र था और साहिब हैसियत लगता था। बात अधेड़ उम्र शख्स ने ही शुरू की। थानेदार साहब, सरवर के घर में कत्ल हो गया है। लाश एक कमरे में पड़ी है। क्या मतलब? बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। ज़रा वजाहत करें, कैसे कत्ल हुआ, मकतूल कौन है और कत्ल किसने किया है? मैंने जवान की आंखों में देखते हुए कहा तो वो थूक निकलकर बोला, जनाब, अभी 1 घंटा पहले हमारे घर में डाकू घुस आए थे। डाकू घुस आए थे? मैंने ज़ेरे लब दोहराया। जी हाँ, मैं और मेरी बीवी भी अभी बाजार से ईद की ख़रीदारी करके आए थे। मैं इसको मुख्तसर करके बयान करता हूँ कि जो नौजवान मेरे पास आया था उसका नाम सरवर था। वो और उसकी बीवी गुड़िया को बाजार से आए अभी 10 मिनट ही हुए थे कि बाहर दरवाजे पर ज़ोर की दस्तक हुई। सरवर से गलती ये हुई कि उसने बगैर पूछे दरवाज़ा खोल दिया। कभी कभी इंसान से गैर इरादी तौर पर ऐसी हरकतें सरजद हो जाती हैं कि वो पूछता नहीं है और दरवाजे को खोल देता है। दरवाज़ा खुलने की देर थी कि 2 डाकू, जिनके हाथों में पिस्टल थे और चेहरे काले कपड़ों में छुपे हुए थे, सरवर को धकेलकर अंदर आ गए। इतने में सरवर की बीवी भी कमरे से बाहर निकल आई थी। एक डाकू ने पिस्तौल की नाल उसकी कनपट्टी से लगा दी, जबकि दूसरे ने सरवर को कवर करते हुए कहा, ये पिस्तौल बिल्कुल खामोशी से बंदे को इस जहान से उस जहान में पहुंचा देती है, इसलिए तुम भी खामोशी से इनामी बॉन्ड की रकम हमारे हवाले कर दो। देखो, किसी किस्म के झूठ का सहारा न लेना। हमें पता चल चुका है कि कुछ दिन पहले तुम्हारा 1 लाख का इनाम निकला है और तुमने आज ही वो रकम हासिल की है। डाकू बड़ा बाखबर लगता था। मुख्तसरन ये कि सरवर ने रकम लाकर डाकू के हवाले कर दी, लेकिन इसी वक्त एक बिल्कुल गैर मुतवक्के बात हो गई। अचानक इस डाकू ने, जो सरवर की बीवी की कनपटी से पिस्तौल की नाल लगाकर खड़ा हुआ था, अचानक अपने साथी की तरफ पिस्तौल करके ट्राइगर दबा दिया और साथ ही उसका मुंह भी उस वक्त तक दबाए रहा जब तक वो ठंडा नहीं हो गया। ये थी सारी कहानी जो सरवर की ज़बानी मुझ तक पहुंची थी। पिस्तौल पर वाकई साइलेंसर लगा हुआ था। अपने साथी की लाश छोड़कर दूसरा डाकू तो चला गया, लेकिन हमारी वो रात गारत कर गया। ज़रूरी कार्रवाई करते हुए सुबह की अज़ानें हो गईं। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मुझे अपने क्वार्टर में जाने का मौका मिला। हमारे लिए क्या ईदें और क्या चांद रातें। ईद की नमाज पढ़कर मैंने दोबारा वर्दी पहनी और थाने में चला गया। दोनों एएसआई अबरार और शाहिद को मैंने छुट्टी दे दी थी। अलबत्ता कांस्टेबल वजीर और सिपाही बशारत थाने में मौजूद थे। कुछ और अहलकार भी मौजूद थे। अब सबसे बड़ा मसला डाकुओं की शनाख्त का था। मकतूल तो हमारे हाथ में था, लेकिन कातिल लापता हो गया था। हमने उसकी नकाब कुशाई करनी थी। ये दोनों सरवर और गुड़िया के लिए अजनबी थे। दूसरा डाकू तो जाहिर है अपने चेहरे का दीदार करवाए बगैर ही रफू चक्कर हो गया था। अब इसको ढूंढते ढूंढते पता नहीं हमें कितने चक्कर आने थे और दूसरों को कितने चक्कर देने थे। इन दिनों इतने डाके नहीं पड़ते थे। कभी कभी ऐसी वारदातें हो जाती थीं। इस दिन इस केस के सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अगले दिन लाश
और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साथ ही आ गई। रिपोर्ट में लिखा था कि रिवॉल्वर की नाल कनपट्टी से लगाकर ड्राइवर दबाया गया है। मौत का वक्त रात 10 और 11 बजे का लिखा था। अब मसला था लाश का। इसकी शनाख्त भी ज़रूरी थी और दफनाने वगैरह का मसला भी दरपेश था। वैसे हमने लाश के चेहरे के फ़ोटो बना लिए थे। इसी दिन हमने ये फ़ोटो मुख्तलिफ थानों में भेज दिए। ये तो वो कार्रवाइयाँ होती हैं जो हमें ऐसे केसों में करनी पड़ती हैं। शाम को हमने लाश एक रफ़ाई इदारे के सुपुर्द कर दी और उन्होंने हमारी इजाज़त से उसे अमानतन दफन कर दिया। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कोई खुराक खोज नहीं था। कुछ बातों की तस्दीक ज़रूरी थी, लेकिन ईद की छुट्टियों की वजह से 2-3 दिन तक ये बात मुमकिन नहीं थी। मगर हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते थे, कुछ ना कुछ तो करना ही था। वो हमने किया। कुछ पेशावर बदमाशों को हमने थाने बुला लिया और ये ईद के तीसरे दिन की बात है। शाम तक इनके साथ मगजमारी होती रही, कुछ तशद्दुद भी करना पड़ा, लेकिन इनसे कुछ भी हासिल नहीं हो सका। वो इतने उस्ताद भी नहीं थे कि हमें धोखा दे सकते। शाम ढले हमने उनको इस ताकीद के साथ छोड़ दिया कि जो ही उन्हें इस केस के सिलसिले में कोई बात, कोई इत्तला, कोई खुरा खोज मिले, थाने में आकर इत्तला दें। इनमें कुछ ऐसे भी थे जो दरपर्दा हमारे बहुत काम आते थे और मुखबिरी भी किया करते थे। यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि एक बदमाश हमें मैसर नहीं आ सका था। उसका असल नाम तो अल्लाह बख्श था, लेकिन बख्शू कहलाता था। सिपाही इसके घर बता के आ गया था कि जो ही वो आए उसे थाने भेज दिया जाए। वो घर यही बता कर गया था कि वो लाहौर जा रहा है और दादा दरबार पर हाजिरी देकर और घूम फिर कर आ जाएगा। वो बदमाश ईद के दिन घर से निकला था। इसकी गलती ये थी कि वो थाने में बताकर नहीं गया था। ऐसे बदमाशों को हमने पाबंद किया हुआ था कि थाने में बताए बगैर शहर से बाहर न जाएं। दाल में कुछ काला नजर आ रहा था, क्योंकि बख्शू एक दफ़ा जेब काटने के जुर्म में कुछ अरसा जेल में गुजार आया था। उसका हाथ लगना बेहद ज़रूरी था। इस दौरान ASI अबरार और शाहिद ड्यूटी पर आ चुके थे। अबरार इस वक्त मेरे साथ बैठा हुआ था। सर, ये केस तो बहुत उलझा हुआ है। उसकी आवाज़ से मैं ख्यालात की दुनिया से बाहर आ गया। तुम ठीक कहते हो। दरअसल ऐसे केसों की तफ्तीश मुश्किल होती है। बज़ाहिर लगता है कि डाकू वक्ती बने हुए थे, यानी कि कोई उस्ताद नहीं थे, पक्के डाकू नहीं थे, और एक डाकू ने शायद सारी रकम हासिल करने के लिए अपने साथी को हलाक कर दिया। ये इसके अनाड़ीपन का वाकई सबूत है। मैंने अपने जहन में पकने वाले ख्यालात से इसे आगाह कर दिया। वो चंद लम्हे सोचता रहा। उसके माथे पर उभरी हुई लकीरें इस बात की गम्माज़ थीं कि वो गहराई में जाकर सोच रहा है। सर, बख्शू के लिए क्या करना चाहिए? उसने कुछ देर बाद कहा। तुम्हारे ख्याल में क्या करना चाहिए? मैंने उल्टा उसी से सवाल किया। वो एक ज़हीन बंदा था और मैं इसके जहन को टटोलता रहता था। अगर वो दूसरा डाकू है तो सर, वो लाहौर में वहीं गया होगा जहाँ ऐसा माल खर्च किया जाता है। वेरी गुड, तुम तो दूर की कौड़ी लाए हो, लेकिन मौजूदा हालात में ये एक ऐसा चिराग साबित हो सकता है जो हमें इस अंधेरी गली से निकाल सके, मैंने दाद देते हुए कहा। वो खुश हो गया और साथ ही उसका जहन मजीद रोशन हो गया और वो पुरजोश लहजे में बोला, सर, मकतूल की तस्वीरें आपने लाहौर भिजवाई हैं? नहीं, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। सर, आप मुझे मकतूल के चेहरे की एक तस्वीर दे दें, मैं आज ही लाहौर रवाना हो जाता हूँ। उसके जाने के बाद मैंने कांस्टेबल वजीर को तलब किया। यस सर, मेरे लिए क्या हुक्म है? उसने अंदर दाखिल होकर मुझे सल्यूट करने के बाद कहा। कांस्टेबल वजीर इसी शहर का रहने वाला था और अपने थाने की हुदूद के मुतालिक वसी मालूमात रखता था, खासकर बाजार हुस्न के मुतालिक। मैंने कहा, देखो वजीर, बख्शू के मुतालिक मुझे अब ज़्यादा फिक्र लाहक हो गई है। तुम सादा कपड़ों में बाजार हुस्न के चक्कर लगाते रहो और बाकी तो तुम खुद ही ज़हीन हो। सर, आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें। अगर वो हमारे थाने की हुदूद में हुआ तो मेरी नज़रों से बच नहीं सकता। मुझे पता है वजीर, तुम्हारी आंखें उकाबी निगाहें हैं। कांस्टेबल वजीर अपने मिशन पर चला गया तो मैं मेज़ पर बिखरे कागजात को निपटाने में लग गया। इस दौरान ऑफिस बॉय चाय रखकर चला गया और मैंने इससे भी दो हाथ किए। शाम तक मुझे पता चल गया कि वाकई सरवर का इनामी बॉन्ड पर 1 लाख रुपया इनाम निकला था और उसने डाके वाले दिन में ही रकम हासिल की थी। रात जब मैं सोने के लिए चारपाई पर लेटा तो ये सवाल बार बार मेरे जहन में उठने लगा
کہ مقتول کے لواحقین میں سے ابھی تک کوئی بھی سامنے نہیں آیا تھا۔ کیا اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا یا کوئی اور بات تھی؟ جو کچھ بھی تھا بڑا ہی حیرت انگیز تھا۔ انہی سوچوں سے الجھتے الجھتے نہ جانے رات کے کون سے پہر نیند مجھ پر مہربان ہو گئی۔ دوسری صبح جب میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو قسمت کی دیوی بھی مجھ پر مہربان تھی۔ کانسٹیبل بزی نے آ کر مجھے سلیوٹ کیا اور پرجوش لہجے میں بولا، سر، بخشو کے متعلق اطلاع ہے۔ کیا ہے بھائی؟ میں نے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ اسے امجد نے عید کے دن لاہور جانے والی بس میں سوار ہوتے دیکھا تھا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں کو بالکل صحیح بات بتائی تھی؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ بالکل سر، لیکن ایک بات مجھے کھٹک رہی ہے۔ وہ بھی بتا دو تاکہ تمہارے اندر کی کھٹ پٹ ختم ہو جائے، میں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ آخر بخشو کو ایسی کون سی ایمرجنسی ہو گئی تھی سر کہ اس نے تھانے میں بتائے بغیر لاہور کے لیے رخت سفر باندھ لیا؟ اس نے اپنی طرف سے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہی بات تو غور طلب ہے۔ خیر، تم ہوشیار رہنا، جو ہی وہ نظر آئے اسے پکڑ کر تھانے لے آنا، میں نے اسے جانے کا اشارہ کرنے سے پہلے کہا اور وہ چلا گیا۔ یہاں یہ بات بتانا مناسب ہوگا کہ امجد اڈے پر بسیں وغیرہ نکالتا تھا اور درپردہ ہمارا مخبر تھا۔ کئی کیسوں میں اس نے ہماری بہت مدد کی تھی۔ میں نے لاہور کے اس تھانے کا نمبر ملایا جہاں ابرار گیا ہوا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ اس وقت تھانے میں موجود تھا۔ تھانے دار نے رسمی الیگ سلیگ کے بعد ریسیور کریڈل کر دیا۔ اس دور میں یہی سہولت تھی جو ہمارے پاس تھی۔ وہ دن گزر گیا۔ اگلی صبح ابھی میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ تیسری گھنٹی پر میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف ASI ابرار بول رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ بخشو قابو آ گیا ہے لیکن ہمیں نہیں مل سکتا۔ میں نے ساری معلومات حاصل کر لی ہیں جو ہمارے کام آ سکتی ہیں، باقی تفصیل میں آ کر بتاؤں گا۔ ریسیور کریڈل کرنے کے بعد میں کافی دیر تک سوچ کے سمندر میں غوطے کھاتا رہا۔ سر، ناشتہ؟ آفس بوائے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اوہ شفقت، رکھ دو۔ وہ رکھ کر چلا گیا اور میں پیٹ پوجا میں مصروف ہو گیا۔ ان دنوں میں تھانے کے قریب ملے ہوئے گھر میں اکیلا رہتا تھا اور صبح کا ناشتہ تھانے میں آ کر ہی کرتا تھا۔ مجھے اب امید پیدا ہو چلی تھی کہ اب یہ کیس تیزی سے آگے بڑھے گا اور وہی ہوا بھی۔ سپہر کو ASI واپس آ گیا اور اس نے جو کہانی سنائی، اس کو سن کر میری سوچوں کے گھوڑے کسی اور سمت میں ہی دوڑنے لگے۔ لیجیے آپ بھی اس کہانی کو سنیے۔ سر، میں آپ کے کہنے کے مطابق بخشو کی سنگن لے رہا تھا لیکن مجھے کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ میرا زیادہ تر فوکس بازار حسن ہی تھا۔ میں مایوس نہیں تھا۔ جب آپ نے فون پر مجھے بتایا کہ بخشو کو لاہور جانے والی بس میں سوار ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے تو میں اپنی تگ و دو میں اور بھی تیز ہو گیا، اور پھر وہ سانس لینے کے لیے رکا اور اپنا گلا صاف کر کے دوبارہ گویا ہوا۔ کل رات وہ ہو گیا جس کے متعلق میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تھانے دار صاحب کو اطلاع ملی کہ ایک مکان میں فحاشی کا اڈا ہے اور اس وقت وہاں پر کھیل شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے وہاں کے ASI کے ساتھ کچھ سپاہی بھیج دیے اور صبح ہونے سے پہلے وہ 8 عورتوں اور تقریباً اتنے ہی مردوں کو لے کر آ گئے۔ ان میں بخشو بھی شامل تھا۔ یہ سب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے اور پولیس نے ان کے رنگ میں جو بھنگ ڈالی تھی اس سے وہ خاصے پریشان تھے۔ یہ اس تھانے کا کیس تھا لیکن بخشو سے ہمیں کچھ معلومات درکار تھیں۔ کچھ خاطر تواضع کروانے کے بعد اس نے بتایا کہ چاند رات کو اس نے 4-5 جیبیں کاٹی تھیں۔ اس کے ہاتھ کافی رقم لگ گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ لاہور میں موج میلہ کرے گا اور جب پیسے ختم ہو جائیں گے تو واپس آ جائے گا اور تھانے میں بتائے گا کہ عید تھی اس لیے وہ بتائے بغیر چلا گیا تھا۔ یہ تو بات کی بات تھی کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ اب تو اس کا موج میلہ کافی لمبا ہو گیا ہے۔ یہاں پہنچ کر ASI نے توقف کیا اور پھر بولا، سر، ایک اہم سراغ بخشو نے ضائع کر دیا۔ یہ اس کی مجبوری تھی لیکن میں نے غصے میں آ کر اسے 2-3 تھپڑ جڑ دیے تھے۔ اچھا، میں نے ASI سے پوچھا، وہ کون سا سراغ تھا جس کے ضائع ہو جانے پر تمہیں غصہ آ گیا تھا؟ سر، جب میں نے مقتول کی تصویر اس کو دکھائی تو وہ بولا، میں نے اس کو مینا بازار میں دیکھا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بتایا، اس کی جیب بھی میں نے ہی کاٹی تھی۔ اس کے بٹوے کے اندر اس کا شناختی کارڈ بھی تھا۔
जो मैंने रकम निकाल कर एक जगह फेंक दिया था। मैंने सारी कहानी सुनने के बाद एएसआई की तरफ देखते हुए कहा, भाई ये तो बहुत बड़ा सुराग था। खैर खैर, गिरे हुए दूध पर मुंह बनाने का फायदा क्या, इंशाल्लाह जल्द ही कोई और रास्ता निकल आएगा। फिर एएसआई चला गया। वो इतने दिन बाहर रहा था, मैंने उसे एक दिन रेस्ट करने की इजाज़त दे दी और दूसरे एएसआई को बुला लिया। जब वो मेरे सामने आकर बैठ गया तो मैंने इससे पूछा, शाहिद, मैंने तुम्हारे ज़िम्मे जो ड्यूटी लगाई थी उसका हुआ क्या? सर, अगर आप ना भी बुलाते तो मैं खुद ही हाजिर होने वाला था, उसने हुंकारा भरते हुए कहा। फिर उसने अपनी मालूमात से मुझे आगाह किया। इसका जिक्र आगे करूँगा कि उसने क्या बताया। यहाँ मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ, और वो ये कि मैंने और सिपाही अनवर ने सरवर के घर जाकर उससे उसकी बीवी गुड़िया से छोटा सा इंटरव्यू किया था, लेकिन इस पूछगछ के दौरान काम की कोई बात मालूम नहीं हो सकी थी। अलावा इसी लाश की जामा तलाशी के दौरान भी कुछ बरामद नहीं हुआ था, जो कि बड़ी हैरानगी की बात थी। और जब मैंने इस सिलसिले में सरवर और उसकी बीवी से इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा था कि हम हर किस्म की कसम उठाने को तैयार हैं, हमने लाश की जामा तलाशी नहीं ली। अब ये बात तो हमारे इल्म में आ चुकी थी कि सब कुछ तो बख्शू ही ले गया था, जेब कुतर कर। मगर अब ये सवाल सर उठा रहा था कि मकतूल मीना बाजार में कर क्या रहा था, इसका दूसरा साथी कौन था, और इन्हें ये कैसे पता चला था कि सरवर का इनामी बॉन्ड पर 1 लाख रुपया निकला है। ये इस दौर की बात है जब 1 लाख रुपया एक बहुत बड़ी रकम थी। इसके लिए भाई भाई का गला काट सकता था। ये उसी दिन की बात है कि 10 मील दूर के एक थाने का हेड कांस्टेबल 2 आदमियों के साथ मेरे पास आया। एएसआई शाह भी उनके साथ था। जब वो सब मेरे सामने बिछी हुई कुर्सियों पर बैठ चुके तो मैंने सवालिया निगाहों से उनकी तरफ देखा। तो उसके जवाब में उसने कहा, सर, हम इस सिलसिले में हाजिर हुए हैं। हेड कांस्टेबल ने एक शनाख्ती कार्ड मेरे सामने रखते हुए कहा। शनाख्ती कार्ड देखकर मैं उछल पड़ा। ये तो मकतूल का शनाख्ती कार्ड था जिसकी हमें तलाश थी। यह आपको कहाँ से मिला? एएसआई ने बेसाख्ता पूछा। हेड कांस्टेबल के साथ आए हुए 2 आदमियों को मैंने अब बगौर देखा। एक की उम्र 60 साल से 1-2 साल ऊपर नीचे होगी। रंग उसका गोरा था, बाईं आंख में शायद कोई नुक्स था, जबकि उसका दूसरा साथी जवान था। उम्र 22 और 25 साल के करीब करीब होगी। मेरी तजुर्बाकार निगाहें ये कहती थीं कि ये दोनों बाप बेटा हैं। और अचानक एक और सोच मेरे जहन में तर आई। मकतूल की शक्ल भी इनसे मिलती जुलती थी। जब बुजुर्ग बोले तो पता चला कि ये मकतूल के वालिद हैं। थानेदार साहब, बात इस तरह वाज़ेह नहीं होगी, उसने आंख में आए हुए आंसुओं को पीते हुए कहा। फयाज मेरा बेटा है, इसको किसी ने मार दिया। वो तो खैर ये बताकर आया था कि वो दोस्तों के साथ शुमाली इलाका जा रहा है, 10 दिन बाद आएगा। इसकी 20,000 की कमेटी निकली थी। आज हमें डाकिया उसका शनाख्ती कार्ड दे गया तो लगता था कि हेड कांस्टेबल सारी बात बताकर उन्हें यहाँ लाया था। अब ये बात भी बता दूं कि जिस थाने का हेड कांस्टेबल था वहाँ हमने मकतूल के चेहरे की तस्वीर भेजी हुई थी। कहानी कुछ यूं बनी कि वो तो बेटे की 10 दिन बाद वापसी के मुंतज़िर थे। जब इनको शनाख्ती कार्ड मिला तो इनकी वही हालत हुई जो किसी बाप या रिश्तेदार की उस वक्त होती है जब घोड़ा बगैर सवार के वापस आ जाए। आप समझ तो गए होंगे, मजीद वजाहत की ज़रूरत नहीं है। बुजुर्ग बेटे को लेकर अपने हल्के के थाने में गए और वहाँ से अब वो यहाँ आके बैठे हुए थे। बुजुर्गों, ये सब कुछ तो अपनी जगह है, लेकिन आपका बेटा एक और बंदे के साथ एक घर में डाका डालने गया था। डाका? ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? मेरा भाई और डाकू? नामुमकिन, कतई नामुमकिन, छोटे भाई ने तेजी से नफी में सर हिलाते हुए कहा। हालात तो ऐसे ही हमारे इल्म में आए हैं कि वो डाका डालने के लिए उस घर में गया था, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, और फिर इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया और ये भी बता दिया कि उसकी जेब खाली हो चुकी थी। थानेदार पुत्र, जिस घर में वो गया मेरा मतलब है कि गए थे, मुझे ज़रा उस घर तक तो ले चलो, बुजुर्गवार ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर मुझे बेटे की लाश भी ले जानी है। मेरा ख्याल है सर, सरवर को यहीं बुला लेते हैं, एएसआई ने
میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں شاید تم انہیں۔ میں نے مقتول کے بھائی اور ہیڈ کانسٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وزیر کی بیرک میں لے جاؤ اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ میں نے ایک لمحے کو توقف کیا اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، میں مقتول کے والد اور سپاہی انور کو لے کر سرور کے گھر جا رہا ہوں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو سرور گھر میں ہی تھا۔ گڑیا تم؟ مقتول کے والد نے سرور کی بیوی کو دیکھتے ہی چیخ نما آواز میں کہا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ میری چھٹی اس نے مجھے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتے میں نے اسے پکڑ لیا اور اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا، بزرگوں ہوش میں آئیں، آپ میرے ساتھ آئے ہیں۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ گڑیا کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا ہو گیا ہے۔ سپاہی انور بھی اس دوران ہائی الرٹ ہو گیا تھا، لیکن اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سرور نے اندر والے کمرے میں بٹھا کر مجھے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ پھر ہم اسے لے کر تھانے میں آ گئے۔ اس کی بیوی کا رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا تھا، لیکن ہم اپنے فرض سے مجبور تھے۔ مقتول کے والد کا سر جھکا ہوا تھا۔ بات ہی ایسی تھی کہ ان کا سر جھک گیا تھا اور ان کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ تھانے میں واپس آ کر بزرگ چپ چاپ اپنے بیٹے کو لے کر چلے گئے۔ میں نے لاش حاصل کرنے کا طریقہ انہیں بتا دیا تھا۔ ہم نے سرور کو کیوں پکڑا تھا اور وہ اس وقت حوالات میں کیوں تھا، یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ پہلے یہ سن لیں کہ میں نے ASI شاہد کی کیا ڈیوٹی لگائی تھی اور اس نے کیا معلومات مجھ تک پہنچائی تھیں۔ میں نے سرور کے گھرانے کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے شاہد کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور مجھے چونکہ سرور کی کہانی پر شروع ہی سے تحفظات تھے، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ سرور جس مکان میں رہتا تھا یہ اس کے والدین چھوڑ کر مرے تھے۔ اس کا ایک بھائی اور والدین بس کے ایک اندوناک حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ یہ اس کی شادی کے صرف 2 ماہ بعد کی بات ہے۔ سرور کا اب آگے پیچھے کوئی نہیں رہا تھا۔ وہ گڑیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا تھا، وہی اس کا سہارا تھی۔ گڑیا ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس نے گھر کو جنت بنانے کا تہیہ کر لیا تھا اور دونوں میاں بیوی میں بہت محبت تھی، لیکن اچانک وہ سب ہو گیا جس کے متعلق اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب سرور کے متعلق جانیے۔ جیسا کہ وہ اپنے بیان میں بتا چکا تھا مجھے کہ دونوں میاں بیوی چاند رات کو خریداری کرنے مینا بازار گئے تھے۔ ان کی واپسی کے کچھ دیر بعد اچانک چھت سے کوئی کودا۔ دھمک کی آواز سن کر دونوں میاں بیوی کمرے سے باہر نکلے۔ وہاں انہوں نے ایک ریوالور بردار کو دیکھا۔ فیاض تم؟ گڑیا نے بے ساختہ کہا۔ ہاں میں۔ تم تو گھر بسا کر بیٹھ گئی ہو، میں در بدر بھٹک رہا ہوں۔ آج میں نے تمہیں اچانک مینا بازار میں دیکھ لیا، پھر میں سائے کی طرح تم لوگوں کے ساتھ لگا رہا اور یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو گی، ابھی تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے گا۔ اور وہ خاموش ہو گیا۔ سرور اس کی طرف بڑھنے لگا، لیکن گڑیا نے اسے روک دیا اور دلیری سے بولی، وہ میری ایک بھول تھی، جوانی کی لغزش سمجھ لو، لیکن جلدی مجھے احساس ہو گیا کہ تم اس قابل نہیں ہو۔ تم تو کلی کلی منڈانے والے بھنورے ہو۔ میں نے ماں باپ کے پسند کیے ہوئے رشتے پر ہاں کہہ دی۔ تم چپ چاپ رات کے اندھیرے کی چادر اوڑھ کر دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ، سرور نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، اور فیاض حقارت سے ہنسا اور چپتے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے، بڑی مشکل سے دیوار پھاند کر یہاں تک پہنچا ہوں، اور تم لوگ کہتے ہو کہ خالی ہاتھ واپس چلا جاؤں۔ پھر اس نے گڑیا کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے، لیکن اب یہ سب کچھ سرور کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ بقول اس کے وہ ایک صلح جو اور ٹھنڈے مزاج کا بندہ تھا، لیکن جب اس قسم کے حالات ہو جائیں تو برف میں بھی آگ لگ جاتی ہے۔ اس نے پھرتی سے فیاض کے ریوالور والے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اس وقت ویسے بھی اس میں مردانہ غیرت جاگی ہوئی تھی اور جوش بھرا ہوا تھا۔ اس نے فیاض کا ہاتھ مروڑ کر ریوالور اس سے چھین لیا اور اس کی کنپٹی سے لگا کر کہا، اب بھی وقت ہے، چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں بھی جینے دو اور خود بھی زندہ رہو۔ بات اس کی بڑی معقول تھی، لیکن فیاض پتہ نہیں کیا سوچ کر آیا تھا۔ اس نے پستول چھیننے کی کوشش شروع کر دی۔ اچانک گولی چل گئی اور فیاض گر کر تڑپنے لگا۔ یہ بات بھی سرور نے مجھے بتائی تھی کہ ریوالور پر سائلنسر فٹ تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹھنڈا ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور آخر کافی سوچ بچار کے بعد سرور نے تھانے میں آ کر مجھے وہ کہانی سنا دی جس کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں۔ کچھ باتیں مجھے اب بھی کھٹک رہی تھیں، لیکن ان کی وضاحت کرنے کے لیے فیاض تو واپس نہیں آ سکتا تھا۔
मेरे ज़हन में ये भी था कि सरवर ने जानबूझकर फयाज को नहीं मारा था। दूसरे फयाज इनके घर में दाखिल हुआ था और वहीं मरा था। मैंने सरवर का केस सुपुर्द अदालत कर दिया। मैं इस बंदे का मशकूर था जिसने मकतूल का शनाख्ती कार्ड लेटर बॉक्स में डाल दिया था। लेकिन ये तो सरवर का एतराफ़ जुर्म था। मैं अपनी भी कोताही और गलती का एतराफ़ करना चाहता हूँ कि थानेदार भी इंसान होते हैं, वो भी कभी कभी हालात के धारे में बह जाते हैं और नादानिस्ता वो भी धोखा खा ही जाते हैं। जी हाँ, ये कुछ अरसे पहले का वाक़या है। मैं एक मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद रहा था कि वहाँ सरवर और इसकी बीवी से मुलाकात हो गई। यहाँ इस बात की वजाहत मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जिन हालात में फयाज की मौत वाक़ई हुई थी, सरवर को ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कैद की सज़ा हुई थी। दोनों के साथ एक नौजवान भी था जो उनका बेटा था। उन्होंने मुझे अपने घर आने की दावत दी। वो घर उन्होंने बेच दिया था जहाँ फयाज का कत्ल हुआ था और आजकल वो वहाँ रह रहे थे जहाँ पर मेरी उनसे मुलाकात अभी हुई थी। मैंने आने से माजरत की तो गुड़िया बोली, थानेदार साहब प्लीज़ ज़रूर आइएगा, आपसे कुछ बातें करनी हैं। भाई अब मैं थानेदार कहाँ रहा हूँ, एक अरसा हुआ कि मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। किस्सा मुख्तसर ये कि उनके इसरार पर मैं 2 दिन बाद इनके घर में बैठा हुआ था। मेरे मना करने के बावजूद भी गुड़िया मेरी खातिर तवाज़ो करने में लग गई। उस वक्त उनका बेटा घर में नहीं था। फिर बातों का सिलसिला चल निकला। सरवर ने धीमी आवाज़ में कहा, जनाब आज मैं एक एतराफ़ करना चाहता हूँ। वो कत्ल दरअसल मैंने नहीं, मेरी बीवी ने किया था, यानी कि गुड़िया ने। क्या मतलब? मैं उछल पड़ा। बात इस तरह से थी कि उस रात गुड़िया चूड़ियाँ और लिपस्टिक दुकान पर छोड़ आई थी। जब घर आकर हमें पता चला तो मैं बाजार की तरफ दोबारा उन्हें लेने चला गया। वापस आकर मैंने देखा कि एक बंदा मरा पड़ा है और गुड़िया मेरा रिवॉल्वर हाथ में लिए सोगवार बैठी है। फिर उसने अपनी बीवी की तरफ देखा। उसने नदामत आमेज लहजे में कहा, साहब। जो ही सरवर दोबारा बाजार की तरफ गए तो उस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं ये समझी कि सरवर को कोई बात याद आ गई है और वो कहने के लिए आए हैं। मैंने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन वो तो फयाज था। वो मुझे धकेलता हुआ अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। इससे मैंने मोहब्बत की थी किसी वक्त। वो एक शरीफ नौजवान था, पर मेरी और उसकी शादी न हो सकी। फिर मैंने वालिदैन की पसंद के आगे सर झुका दिया और इसको भूल गई। इतने अरसे बाद मैंने उसे देखा और उसकी मिन्नत करने लगी कि वो चला जाए। मैं किसी की अमानत हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद न करे। लेकिन उसने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा, तुम्हारा शौहर आधे पौने घंटे से पहले नहीं आएगा। तुमने अपना घर बसा लिया। देखो मैं दर-बदर फिर रहा हूँ, बर्बाद हो गया हूँ मैं सिर्फ अब इतना चाहता हूँ कि तन्हाई के चंद लम्हात मुझे दे दो। मैं चला जाऊँगा और फिर कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगा। देखो फयाज, खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। उसके सर पर शैतान सवार था। आखिर मेरे ज़हन में एक तरकीब आई। मैंने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं लिबास बदल कर आती हूँ, फिर तुम्हें बेडरूम में ले जाऊंगी। सरवर ने अपनी हिफाजत के लिए साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर रखा हुआ था घर में। मैंने वो निकाला और बाहर आ गई। वो दूसरी तरफ मुंह किए खड़ा था और हल्के सुरों में सीटी बजा रहा था। मेरा खून खौल उठा। मैंने रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपटी के साथ लगाते हुए कहा, चुपचाप चले जाओ, वरना मैं अपना घर और अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारे सर में सुराख भी कर गुजरूंगी। तुम करोगी सुराख? उसने गुस्सा दिलाने वाले अंदाज में कहा। मैं तुम्हारी बेवफाई का इंतकाम जरूर लूंगा। मेरा गुस्सा साथ में आसमान को छूने लगा और फिर गैर इरादी तौर पर ट्राई कर दब गया। इसको चीखने का मौका भी न मिल सका। वो खामोश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बहन चुप हो जाओ। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतनी मोहब्बत करने वाला और कुर्बानी देने वाला शौहर मिला है। इसके बाद सरवर ने कहा, थानेदार साहब, जब मैं घर वापस आया तो गुड़िया ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने ड्रामा किया आपके साथ, जिसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मुझे पता था कि जल्द या बदेर ये राज ज़रूर खुल जाएगा। मैंने गुड़िया को बड़ी मुश्किल से और होने वाले बच्चे के मुस्तकबिल का वास्ता देकर राज़ी किया कि अगर ये ड्रामा फ्लॉप हो जाता है तो मैं गिरफ्तारी दे दूँगा। जी हाँ साहब, इन दिनों एक नन्ही सी जान गुड़िया के शिकम में परवरिश पा रही थी
کتنے دکھ اور پریشانی کی بات ہوتی نا اگر گڑیا جیل میں بچے کو جنم دیتی۔ وہ خاموش ہو گیا اور میں چپکے سے اٹھ کر بوجھل قدموں اور دکھی دل کے ساتھ ان کے گھر سے باہر آ گیا۔